हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसमें इस भौतिक विज्ञान का फिजिक्स वाला चैप्टर। उसमें 300 प्रश्नों का संग्रह है, कलेक्शन है। जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस का क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस एग्जाम में NTPC, रेलवे, ग्रुप डी और SSC, CDS जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे पूछा गया क्वेश्चन है। इस सारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 300 प्रश्नों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा प्रीवियस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। इसमें चंद्रमा आदि वर्ष सब समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष नहीं है। नेक्स्ट हमारा पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है, सेल्सियस टेम्परेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ल्यूमेन। पास्कल इकाई है, दाब की इकाई है पास्कल। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आप जितने भी क्वेश्चन है सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? यानी डायमेंशन किसका समान नहीं होता है? इसमें से आवेग संवेग का एक ही होता है, कार्य ऊर्जा का एक होता है और भार और बल का होता है। लेकिन बल और दाब का एक समान डायमेंशन नहीं होता है विमीय सूत्र। जिसका ऐसा यूनिट समान होगा उसी का डायमेंशन यानी विमीय सूत्र भी समान होगा। तो आप याद रखिए, बल और दाब का नहीं होता है, आवेग संवेग कार्य ऊर्जा भार और बल का होता है। नेक्स्ट हमारा अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें ऊर्जा है। अदिश राशि में होना चाहिए दिशा होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता है। तो अदिश राशि इसमें से कौन सा? तो ऊर्जा है। बल आघूर्ण संवेग इस सब में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होता, तो ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता। आप ध्यान में रखिए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो वेग संवेग ये सब सदिश राशि है, तो वेग यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, P बराबर mv होता है। नेक्स्ट हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में त्वरण समान होता है। शून्य में जो भी वस्तु गिरती है उसका त्वरण समान होता है। नेक्स्ट है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो होने वाले त्वरण क्या होगा? इसमें से हम F बराबर ma, A बराबर लगा देंगे तो m/a हो जाएगा। तो इसी हम निकल जाएगा यहाँ। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप उससे भी चाट सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किसका? यह न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम है। अब इसको ध्यान में रखिए, अगर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा उस पर कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। तो ये विश्राम का जड़त्व का नियम है। ये अब ध्यान रखिए, यहाँ जड़त्व आघूर्ण भी ऑप्शन में है, तो विश्राम का जड़त्व है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम है ये। बल का गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। अब ध्यान में रखिए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है वहाँ पर। द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, यहाँ भार चेंज होता है।
पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये 3 किग्रा होगा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, मतलब कि कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम होता है, इसीलिए आदमी यहाँ से ज़्यादा छलांग वहाँ लगा सकता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो ये 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो ये टॉर्क होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ता है। जल का आयतन, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, इसीलिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो आयतन पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही, अगर हम ऊपर से डालेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बर्फ़ अगर पहले से ही है ग्लास में या बीकर में, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी अगर जमता है उसका आयतन बढ़ता है, इसी तरह पानी अगर जमेगा तो फैलेगा और बोतल टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगर घर्षण कम होगा तो हम फिसल जाएंगे। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ क्या परिवर्तित होगा, तो जहाज़ का स्तर पहले जितना थोड़ा ऊपर हो जाता है। नदी, क्योंकि घनत्व के कारण होता है ये। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में अगर आएगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जब समुद्र से फिर नदी में जाएगा तो वो नीचे की ओर चले जाता है। ये घनत्व में अंतर का कारण होता है, आप ध्यान में रखिए। अगर नदी से समुद्र में जाएंगे तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा। अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। बोला, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, तो जो लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए वो पारा पर तैरने लगता है और पानी में डूब जाता है। जिसका घनत्व कम होगा तो वही तैरेगा, अगर घनत्व ज़्यादा होने पर वो डूब जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और ये यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आयतन पूछे तो यहाँ पर आकर वो आयतन न्यूनतम हो जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम वस्तु की मात्रा बदल दें तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये ऊपर रहता है 1/10 भाग, और 9/10 भाग ये पानी के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। 2 बर्फ़ के टुकड़े को अगर आपस में हम दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा। अब बर्फ़ का गलनांक घटने का मतलब होगा बर्फ़ जल्दी जल्दी गलेगा वहाँ। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण होता है ऐसा। जो जो हम ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। अगर वायुदाब में कमी होगा तो कोई भी पेन का स्याही निकलने लगता है, खासकर फाउंटेन पेन का। नेक्स्ट है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफान होगा। अगर अचानक गिरेगा तो तूफान होगा, धीरे धीरे ऊपर होगा तो मौसम साफ होगा, अगर धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होता है। आप तीनों याद रखिए, तीनों कंडीशन पूछा जाता है। अचानक गिरेगा तो तूफान,
धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने का संकेत देता है वो। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दाब बढ़ता है उसके बाद ताप पर उबलने लगता है, वो अधिक ताप भी बढ़ जाता है दाब बढ़ने से। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है, जो जो हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है तो वायु दाब घट जाती है इसी कारण से। नेक्स्ट है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के कारण से होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। अगर किसी का आकार या स्थिति में परिवर्तन हो तो स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है mgh। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? तो ये खींचा हुआ धनुष में नहीं होता है, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी में होता है, चलता हुआ हथौड़ा में होता है। यहीं पर अगर चलता हुआ हथौड़ा लिखा हुआ है, अगर उठाया हाथ में उठाया गया हथौड़ा रहता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, लेकिन चलता हुआ इसलिए गति है, तो इसमें डी नंबर इसका सही आंसर है। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, वो स्थिर है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। उसका गति दोगुनी करेंगे तो उसकी अगर उसका वेग दोगुनी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आप इसको ध्यान में रखिए। ऊर्जा का ना तो सृजन कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वो एक से दूसरे में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। इसलिए झुकता है कि वो ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये अपकेंद्रीय बल का यहाँ यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान संसार में कहीं नहीं बदलता है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन भार बदलते रहता है, आप इसको ध्यान में रखिए। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसका भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो कम प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग नज़दीक होता है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड्स के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो उसका कालावधि भी टाइम पीरियड्स भी बढ़ेगा और घड़ी सुस्त होते जाएगा। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ेगा तो लोलक दोलन करने में उसका लगा हुआ समय भी टाइम पीरियड्स भी बढ़ेगा और घड़ी सुस्त हो जाती है, इसलिए गर्मी में घड़ी सुस्त हो जाती है लोलक घड़ी, और ठंडी में थोड़ा अपने समय पे चलती है। नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये पार्श्वों का अनुपात बोलते हैं, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति, आप इसको ध्यान में रखिए। पार्श्वों का अनुपात है पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण से? ये सतही तनाव के कारण से होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, तो ये केशिका क्रिया के कारण से ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई क्या होती है? पोइज होती है, पोइज होता है यहाँ श्यानता की इकाई। यहाँ पोइज जूली लिखा है लेकिन पोइजली भी कहीं कहीं देता है, तो डेका पोइज भी होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, श्यानता की इकाई पोइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो ये उत्प्लावन से जितने भी पानी वाला है सब ये आर्किमिडीज की देन है। आर्किमिडीज
ने दिया था उत्प्लावकता का नियम। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, ग्रीस यूनान से संबंधित है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ये ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट, अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? तो यह पराश्रव तरंगों का उपयोग करता है चमगादड़ अपने उड़ान के लिए। पराश्रव वे ध्वनियाँ होती जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक होता है। ये ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं पराश्रव। ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है? तो ये लंबवत गमन करती है। नेक्स्ट है, श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। श्रव जो हम लोग ऑडियोवल वेव हम लोग सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, कहीं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज देता है KH, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव ध्वनि, जो ऑडियोवल वेव होता है हम लोग जो सुनते हैं। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि ये दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब हम कितनों बढ़ा दें इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो 332 मीटर पर सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल कहाँ अधिकतम होता है? तो ये इस्पात में होता है, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल लगभग 100 डेसिबल के शोर के स्तर का निम्न होगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ये केवल गुणता के कारण से हम लोग करते हैं कि ये किसका आवाज़ है। किसी भी व्यक्ति का आवाज़ पहचानना हो या किसी का भी आवाज़, तो ये गुणता से हम बचा सकते हैं ये किसका आवाज़ है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, तब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? चाल बराबर हो जाएगा, वहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 332 गुना 2, तो यहाँ पे 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डेसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन से डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है डेसिबल का प्रयोग। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये परावर्तन के कारण से, इको जो हम लोग आवाज़ बार बार सुनते हैं वो इको के कारण से होता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? परावर्तन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग लाया जाता है। वो सोनार का प्रयोग हम लोग करते हैं पानी के ऊपर से नीचे के दृश्य देखने के लिए या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। यहीं पे एक पेरिस्कोप का भी प्रयोग होता है, जो ऊपर से नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं पेरिस्कोप से। और सोनार का प्रयोग पानी के ऊपर से नीचे की ओर वस्तु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ये डॉपलर प्रभाव करते हैं। ध्वनि से संबंधित विज्ञान ये डॉपलर से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? यह डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन पर 310 होता है। आप इसको ध्यान में देखिए। डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बोले 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, मतलब बराबर होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो -40 डिग्री जो डिग्री टेम्परेचर होता है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होगा। न्यूनतम संभव तापमान संसार में कितना है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, न्यूनतम है ये। इसी पे सारा वस्तु शून्य हो जाता है, इससे न्यूनतम हम लोग नहीं जा सकते हैं, इससे ऊपर जहाँ तक मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों?
तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी कारण से होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। नेक्स्ट है, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा अगर ऊष्मा का संचरण होगा तो संवहन विधि द्वारा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ये पारा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसी कारण से सफ़ेद वस्त्र ताप जितने भी इसमें रोशनी पड़ता है ये सारा को परावर्तित कर देता है और काला अवशोषित कर लेता है। अगर अवशोषित करेगा तो हमको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। सफ़ेद वस्त्र सबको परावर्तित करता है, इसी कारण से हमको गर्मी में ये थोड़ा ठंड महसूस करवाता है। ताप कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट है, न्यून तापमान में यानी क्रायोजेनिक का प्रयोग होता है। तो न्यून क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय पृथ्वीपावन एवं दूरीमती में करते हैं। ये जो होता है जितने रॉकेट वाला होता है ये क्रायोजेनिक इंजन ही लगा रहता है। निम्न तापी वाला, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होता है, इसीलिए तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर ये ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होता है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन, अगर सीधे ठोस से गैस में बदल जाए। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगर आर्द्रता रहेगा हमारे आसपास तो इनमें से हम परेशानी होता है, पसीना इसके कारण होता है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है। ऊंचाई जो बढ़ेगा तो दाब घटता जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसके कारण से हाथ जलता है भाप में, तो गुप्त ऊष्मा के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम को पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, अगर तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का गति। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में रहेगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान में रखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। बोला, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यह परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो कोई भी चीज़ अगर पानी में टेढ़ा दिखता है तो वो अपवर्तन के कारण से दिखता है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना का बनेगा? तो ये 60 डिग्री का ही बनेगा क्योंकि sin I = sin R होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री, तो माध्यम में अपवर्तनीय सूचकांक कितना होगा? तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन उसी तरह सजाया गया है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा यानी मृग मृक्षिका जो जिसको बोलते हैं उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का TIR का टोटल इंटरफेरेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जो हम लोगों का पेट और तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, ये TIR पर ही इंडोस्कोपी आधारित है। पूछा जाता है इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष डैश के कारण है? तो इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत हो, नीला काला कुछ भी प्रतीत होती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का कारण क्या है? तो ये धूल कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्षय सबसे कम होगा, इसीलिए खतरे में लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन यहाँ पे 6 से हम लोग संकेत करते हैं, तो सबसे लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। अगर प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्योंकि आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण से दिखता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। बोला साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट वगैरह अवतल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ये मानव आँख की रेटिना पर बोल रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना रखेगा? तो वो कम से कम अपने लंबाई से आधा रखेगा, तो 1.5 का आधा 0.75 मीटर हो जाता है। अगर समतल दर्पण में देख रहा है तो वो कम से कम अपने आधा रखेगा, तभी उसका प्रतिबिंब को पूरा चेहरा दिखाई देगा। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अगर समतल दर्पण के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस के भांति काम करता है। दिखता है उत्तल लेंस के भांति, लेकिन काम करता है ये अवतल लेंस के भांति। आप ध्यान रखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, यानी अवतल लेंस के जैसा काम करता है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। यदि किसी ऐनक यानी लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। बोला किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं कर पाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा देता है। ये 130 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो ये हरा दिखाई देता है, हरा कलर का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित करेंगे? तो हम लोग तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 3 रंग मूल रंग जो प्राथमिक रंग प्राइमरी रंग बोलते हैं वो नीला हरा लाल है। आप इसको ध्यान में रखिए, इसको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, नीला हरा लाल को। सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो ये बैगनी का होता है।
सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होगा, और प्रकीर्णन होगा तो सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल का, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का होगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा, तो ये सफ़ेद हो जाएगा। जब हम तीनों प्राइमरी रंग को मिला देंगे तो हमको सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइरिस का क्या काम है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम है आँख में जितने भी प्रकाश जाएगा उसको नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो फिल्म से की जाती है। मतलब आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाएगी, तो ये फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है, तो बाहरी पृष्ठ पर होता है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, तो कार, हम जितने भी कार में खिड़कियां होगी हम खोखले गोले के जैसा बना लेंगे, क्योंकि उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, इसीलिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, तो ये नियम किसका है, तो ये कूलॉम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। मतलब किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है, तो विद्युत चालकता वाला चांदी है यहाँ पर। अतिचालकता का लक्षण क्या होता है, तो अतिचालकता तांबा का बना होता है, इसका लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधातु में विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आधातु में विद्युत का कुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर हो। बोला आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, इसी कारण से विद्युत भू संपर्कित किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये यहाँ पे अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगा होता है, तो ये समांतर क्रम में लगा रहता है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम किसका था, ये अगर अनुक्रमानुपाती होता है ये ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये नियम दिया था, ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर हो जाएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। समांतर में जोड़ने वाले 1/3 1/6 का एलसीएम लेके अगर बनाएंगे तो 2 ओम निकलेगा इसका जो प्रतिरोध होता है दोनों जोड़ने पर।
नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, ये कार बैटरी सीसा संचायक बैटरी है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और एक समान शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का। अब दोनों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टीय सेल का आविष्कार एलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल एक प्राइमरी सेल है, यानी प्राथमिक सेल है। ये बार बार चार्जेबल नहीं होता है शुष्क सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ाना हो जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये फैराडे ने दिया था विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु, इसमें से विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है जो फ्यूज तार लगा रहता है। टीन और सीसा का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होती है? टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट्स। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना है? तो नाइक्रोम का बना है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान कितना होगा? इस तीनों को मल्टीप्लाई करके हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 यूनिट आएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अब ध्यान रखिए, सबको गुना करके 1000 से भाग दे देंगे हम। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था त्वरित चालक का आविष्कार। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है? ये क्रोमियम है, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, ये लौह चुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है? तो ये बिस्मथ डायमैग्नेटिक है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब लौह चुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था और स्टेट के द्वारा किया गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र बनाने में क्या किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में? तो जनित्र बनाने में। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ये ध्यान रखिए, डीसी के लिए कोई काम नहीं करता है, मेनली ये एसी के लिए ही है, इसी का वोल्टेज घटाना और बढ़ाना ये काम है इसका। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए लेंज का नियम। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते रहता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब ध्यान में रखिए, प्रोटॉन की संख्या को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है तो इसीलिए नहीं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ये 4 होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार 10⁻10⁻15 होता है नाभिक का आकार। अगर परमाणु का आकार पूछा होता है तो 10⁻10 हो जाता है। नाभिक पूछ रहा है इसलिए 10⁻15, माइनस में जितना बड़ा वो उतना ही छोटा होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन संख्या नहीं होता है, उसमें से प्रोटॉन 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, अगर क्रमांक समान तो समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किस में पाया जाता है? तो ये तत्व में पाया जाता है समस्थानिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। अगर टूटेगा तो नाभिकीय विखंडन, अगर जुटेगा तो संलयन। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो वहाँ नाभिकीय संलयन होता है।
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ ये तीनों उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा। अब इसको ध्यान में रखिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग मंदक का रूप में करते हैं। परमाणु पाइल्स यानी एटॉमिक पाइल्स का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। परमाणु पाइल्स यानी एटॉमिक पाइल्स का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नियंत्रण विखंडन के द्वारा होता है। रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन, यहाँ बम अगर लगा जाए अनियंत्रित हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में करते हैं, और ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध तो किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित कर देती है। ये 202 में लिखा, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में, डायोड का काम ही होता है वो एक दिशीय होता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज, वायुयान आदि ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज, वायुयान आदि ढूंढने में करते हैं। त्रिविमीय चित्र निम्न से किसके द्वारा बनाया जाता है? होलोग्राफी द्वारा बनाया जाता है त्रिविमीय चित्र। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा था, तो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया है ये नियम। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया है ग्रहों की गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? ये कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो तारों ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो ये इंटरफेरोमीटर है। तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? तो बृहस्पति का है। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा हम लोग शुक्र को बोलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाती थी? बुध 88 दिन में ही चक्कर लगा लेती है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम है तथा पानी डाल देने पर वह तैरने लगता? तो शनि है सबसे कम घनत्व वाला ये ग्रह है शनि, रिंग वाला भी ग्रह है शनि। नेक्स्ट हमारा, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 5800 डिग्री, 6000 होता है। यहाँ पे 6000 ऑप्शन नहीं है, इसलिए 5800 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट का तारा यहाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसने किया था? नेपच्यून का खोज गैले ने किया था। सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के निकट स्थित बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और इसको चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो ये बृहस्पति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य सर्वाधिक समीप है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जिनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। तो ये क्षुद्र ग्रह किसके बीच रहता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने साल में? तो ये 76 साल में अपना पूरा चक्कर लगाता है, फिर दोहराता है 76 साल में। हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो ये 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो गया था
1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो ये काला दिखता है। लाल रंग यानी रेड प्लैनेट के नाम से हम किसको जानते हैं, तो मंगल को जानते हैं रेड प्लैनेट। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो ये 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है, तो प्लूटो का नाम दिया है 134340। अब इसको ध्यान में रखिए, प्लूटो का नया नाम है ये 134340। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन से ग्रह हैं, तो ये बृहस्पति है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित रहता है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ब्लैक होल एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, आकाशीय पिंडियों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एस्ट्रोफिजिक्स। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था, तो कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस के द्वारा किया गया था। रडार का आविष्कारक थे, तो रडार का आविष्कारक यहाँ वाटसन वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी और डायनामाइट की खोज की थी, और इसका नोबेल पुरस्कार ये 1867 में लगभग डायनामाइट की खोज भी थी, और नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। नेक्स्ट इसी के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार जे अल्बर्ट के द्वारा किया गया है। राइट ब्रदर्स किसका आविष्कार किया था, राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे का आविष्कार रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था, बम, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो ये रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था बम का आविष्कार। प्रेक्षेपास्त्र का विकसित किसने किया था, तो वर्नर्स वान ब्राउन ने। परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर और प्रेक्षेपास्त्र का वर्नर्स वान ब्राउन, और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। आप तीनों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट है, स्कूटर का आविष्कार कौन किया था, स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं सापेक्ष आर्द्रता। यहीं पे अगर घनत्व बोलता है तो हाइड्रोमीटर, यहाँ पे हाइग्रो होगा क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं, तो अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। यही सोनार जो ऊपर से हम लोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाते हैं, और पेरिस्कोप नीचे से ऊपर। आप ध्यान में रखिए, लेकिन सोनार में पेरिस्कोप का प्रयोग किया, ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, थर्मोस्टेट का काम है तापमान को स्थिर बनाए रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने के लिए, रेडिएटर। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो डिक्टाफोन के द्वारा होता है कि इस डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते हैं फिर बाद में सुनाते हैं या सुनते हैं। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत आर्किमिडीज के दिया गया था, उत्प्लावन बल का सिद्धांत। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है, तो स्थलीय विकिरण के कारण से अधिक गर्म होता है वो। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत यानी पीच है जो निर्भर करता है, तो पीच तारवत निर्भर करता है आवृत्ति पर।
यानी फ्रीक्वेंसी पर करता है वो। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए होता है। इसको ध्यान में रखिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध 3 एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये 1/r 1/r 3 बार करेंगे तो r/3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित हो जाता है। बोला गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरणें हैं तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों किरणों को हम लोग कॉस्मिक किरणें बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? विद्युत चुंबकीय होती है एक्स किरणें एवं गामा किरणें, ये दोनों विद्युत चुंबकीय है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। बोला एक क्षण चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है क्षण चुंबक वाला। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, लेकिन तार के पदार्थ पर वो करता है। एक चालक तार विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो अब यह ध्यान में रखिए, तार के पदार्थ पर वो करता है। जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये आपेक्षिक पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है, यही सही नहीं है। तो सही कौन? देखिए, मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से आते तो ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का एक माध्यम वेदन करता है वो माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है। सब सही है, लेकिन इसका डी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। सिक्का अगर ऊपर उठा हुआ या टेढ़ा दिखेगा, सारा अपवर्तन के कारण से। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। ये परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी तो ये केवल एक आपतन कोण के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। काले त्वचा वाला को अधिक गर्मी लगता है और सांवली वाला को कम गर्मी लगता है। आप यहाँ ध्यान रखिए, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो 1 केल्विन मापक्रम ये सबसे न्यूनतम होता है। 1 केल्विन जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? तो 90 डिग्री का होगा अगर सरल में रहेगा। बोला एक पिंड सरल आवर्त गति से गतिशील है तो वेग एवं त्वरण का कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो 90 डिग्री का होगा। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। बोला एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक ही एक समान विमान नहीं होता है? तो यह घनत्व और विशिष्ट घनत्व का डायमेंशन एक नहीं होता है, विमान नहीं होता है एक समान। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का होता है, फोकस दूरी एवं ऊंचाई का, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल का होगा। बोला निम्नलिखित में से किस एक की एक समान विमान नहीं है? तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व का नहीं होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित आलेख में कौन सा एक समान गति को निरूपित करता है? तो गति को विस्थापन और समय नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। बोला सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक कौन सा? सर्वोत्तम ऊष्मा का चांदी है और सबसे निम्नतम शीशा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक अगर पूछे चांदी और सबसे निम्नतम शीशा हो जाएगा। मोटर कार में शीतलन यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मोटर कार में रेडिएटर जो शीतलन के लिए होता है वो संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल के क्वथनांक निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। जो वायुमंडल ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब भी घटता है, इसलिए निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। इसका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा में धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाता है? ये पराबैंगनी विकिरण कहलाती है जो ओजोन परत के कारण से रुका हुआ रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से 1, 2, 3 दोनों ही सही है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं का स्पष्टता से नहीं देख पाता। जो दृष्टि दोष होता है उसको वही दिखाई नहीं देता है, आप उसको ध्यान में रखिए। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं का स्पष्टता से नहीं देख पाता है। मतलब इसका 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश आकाश कृष्ण दिखेगा, ये सही है। 3 नंबर इसका सही है, आंसर है। नेक्स्ट है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसका बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण से ही चिपक जाता है शेविंग ब्रश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल क्या होगा? तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा माध्य स्थिति के निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पदा उंगली पर खड़ा होगा। सबसे कम होगा जब वह लेट जाए। इसीलिए बोला जाता है दलदली वाला भूमि पे आप लेट जाइए, क्यों? ताकि दाब सबसे कम हो। इसीलिए एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होगा? जब वो एक पदा उंगली पर खड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था CV रमन को। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? JC बोस ने। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद यानी मरकरी के 776 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। 0 डिग्री पर पारद के 776 mm कॉलम पर लगने वाले दाब को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित? ये S रामानुजन के जन्म पर आधारित है। ये मैथमेटिशियन थे। द मैन हू इन्फिनिटी रामानुजन के जीवनी पर आधारित चलचित्र बना था फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण यानी बोसोन का नाम का संबंध किस नाम से है? तो ये SN बोस के नाम पे कण बोसोन का नाम। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है तो गेगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है रेडियो धर्मिता। गॉड पार्टिकल्स, ये हिग्स बोसोन ने दिया था गॉड पार्टिकल्स। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये प्रकाश का विद्युत का सिद्धांत के लिए दिया गया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। इस तरह से आप पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।